ठीक है, तो हम आज अपना टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर पढ़ रहे हैं एनिमल हस्बेंड्री, जिसमें हमने पढ़ा पहले इंट्रोडक्शन, डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग और ब्रीडिंग। आज हम पढ़ेंगे एक टेक्निक जिसके जरिए हम ब्रीडिंग के रेट को और बढ़ा सकते हैं, और दूसरा हम पढ़ेंगे फिशरीज कि फिशरीज कैसे करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि टेक्निक ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, मतलब कैसे आप हाइब्रिड बना सकते हैं। वो टेक्निक का मैं नाम लिख रहा हूं, मोइट। मोइट स्टैंड्स फॉर मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ मोइट, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर। किया क्या गया है, देखो एक एग्जांपल देता हूं कि एक मेल है, ठीक है, सुपीरियर क्वालिटी है इसकी। सुपीरियर क्वालिटी मतलब हो सकता है कि इसे डिजीज नहीं होता होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी रहता होगा, राइट। तो किया क्या जाता है, पहले एक फीमेल के अंदर, जो फीमेल होती है, फीमेल काऊ, मान लो एक फीमेल काऊ है, इसकी भी कुछ सुपीरियर क्वालिटी है। हो सकती है कि मिल्क बहुत अच्छा बनाती है, राइट, सुपीरियर फीमेल है। तो ओव्यूलेशन इसके अंदर मल्टीपल पहले करवाया जाएगा। ओव्यूलेशन मल्टीपल कैसे कराया जाएगा, इसके अंदर एफएसएच और एलएच हार्मोन इंजेक्ट किया जाएगा। तुम लोगों को ओव्यूलेशन पता है, ओवरी से जब भी ओवम बाहर निकलता है उसे हम कहते हैं ओव्यूलेशन, राइट। जब भी ओवरी से एग निकलकर फेलोपियन ट्यूब में जाता है उसे हम ओव्यूलेशन कहते हैं। तो यूजुअली ओव्यूलेशन एक ही एग का होता है, एक ही एग निकलता है बाहर, या एक या दो निकलता है एनिमल के केस में। बाकी के एनिमल्स जो है, ह्यूमंस में तो एक ही निकलता है, पर बाकी के जो एनिमल्स है, काऊ, बफेलो, इन लोगों में एक या दो ही निकलता है। और हम क्या चाहते हैं, मल्टीपल बेबीज चाहते हैं एक ही टाइम पे। हम एक ही टाइम पे बहुत सारे मल्टीपल बेबीज चाहते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, हम पहले इस फीमेल के अंदर, इस फीमेल के अंदर हम हॉर्मोन्स इंजेक्ट करेंगे, एफएसएच और एलएच। एफएसएच तुमको पता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि बहुत सारे फॉलिकल बनाएगा। और एलएच क्या है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, जो कि ओव्यूलेशन कराएगा। तो मुझे बताओ कि ये चीज से एक एग नहीं, मल्टीपल एग बाहर निकलेंगे, राइट। इससे मल्टीपल ओव्यूलेशन होगा। ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस से क्या होगा, मल्टीपल ओव्यूलेशन होगा, मतलब कई एग बाहर निकलेंगे। बोलने का मतलब है कि एट ए टाइम कितने एग बाहर निकलेंगे, 2 to 8 एग्स, 2 to 8 एग्स बाहर निकलेंगे, सोचो। और ये जो एग्स बाहर निकले हैं, अब इनको फर्टिलाइज करवाया जाएगा स्पर्म के साथ। तो ये जो स्पर्म है, ये इनको, इनके स्पर्म के साथ, मतलब इनमें से क्या निकाला गया था, स्पर्म, ये स्पर्म इंसेमिनेट किया जाएगा। इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है, इंजेक्शन के थ्रू इनके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में स्पर्म को डलवाना। तो यहां पे मैं बोलूंगा इसे क्या किया गया, इंसेमिनेशन किया गया। इंसेमिनेशन का मतलब होता है कि सीमन को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर इंजेक्ट करना। तो इस प्रोसेस से क्या होगा, इस प्रोसेस से
एक एग नहीं सिर्फ फर्टिलाइज हो रहा है। मुझे बताओ ओवरी से क्या खाली एक एग निकल रहा है कि मल्टीपल एग निकल रहे हैं? मल्टीपल एग्स। तो मल्टीपल एग निकलेंगे तो मल्टीपल एग फर्टिलाइज होंगे स्पर्म के साथ। तो इससे होगा मल्टीपल फर्टिलाइजेशन। और मल्टीपल फर्टिलाइजेशन से क्या होगा? 2 to 8 ब्लास्टोसिस्ट बनेंगे। सिर्फ एक ब्लास्टोसिस्ट नहीं बन रहा है, 2 से 8 ब्लास्टोसिस्ट बन रहे हैं। 2 to 8 जो कि एम्ब्रियो ही है। ब्लास्टोसिस्ट भी एक टाइप का क्या है? एम्ब्रियो ही है। तो मैं यहां पे तुम लोगों के लिए लिख दे रहा हूं कि ब्लास्टोसिस्ट भी एक टाइप का क्या है? एम्ब्रियो है। तो ऐसे कितने एम्ब्रियो बने? 2 से 8 एम्ब्रियो बनेंगे। और बाद में इन एम्ब्रियोज को बाकी की मदर्स के अंदर डाला जाएगा। ये एक एम्ब्रियो को मान लो कि ये एक ब्लास्टोसिस्ट है, ये ब्लास्टोसिस्ट जो है उसे एक फीमेल में डाला जाएगा और वो फीमेल को हम बोलेंगे सरोगेट मदर। सरोगेट मदर का मतलब क्या होता है? कि वो माँ सिर्फ बच्चे को अपने कोख में पाल रही है, उस माँ के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन किसी दूसरे काऊ में हुआ। समझ रहे हो? किसी ये मतलब ये जिस काऊ के अंदर है, ये काऊ एक टाइम पे इतने सारे बच्चों को बर्थ नहीं दे सकती। इस समय इस काऊ के अंदर 2 to 8 एम्ब्रियो है। 2 to 8 एम्ब्रियो है तो इतने सारे बच्चे नहीं दे सकती। तो उसके रिप्रोडक्टिव ट्रैक में से एक एक करके एम्ब्रियो को निकाल के अलग अलग मदर को दिया जाएगा। वो सभी मदर को हम सरोगेट मदर कहते हैं। सरोगेट मदर इसके लिए कहते हैं क्योंकि उनके अंदर जो बच्चा पल रहा है वो उनके जीन्स का नहीं है, वो किसी दूसरे लोगों के जीन्स का है। मतलब ये मदर के अंदर, मतलब ये वाली मदर के अंदर जो बेबी है, क्या वो बेबी का जीन्स और ये मदर का जीन्स सेम है कि अलग अलग होगा? बताइए। सर डिफरेंट है। डिफरेंट ही होगा। इसके लिए उस मदर को मैं सरोगेट मदर बोल रहा हूं क्योंकि हम उसको सिर्फ एज अ मशीन के तौर पे यूज कर रहे हैं, बस कि बस बच्चे को अपने कोख में पाले, बट एक्चुअली वो बच्चा उसका है नहीं। इसके लिए ऐसे मदर को हम सरोगेट मदर कहते हैं। हम बस वो बच्चे को पलने के लिए, बढ़ने के लिए एक वूम्ब, एक यूट्रस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ऐसे करके हम ब्लास्टोसिस्ट को अलग अलग मदर के अंदर डालेंगे। इन सभी ब्लास्टोसिस्ट को हम अलग अलग मदर के अंदर डालेंगे। तो ये सब सरोगेट मदर के अंदर हम ब्लास्टोसिस्ट को डालेंगे। सरोगेट मदर, सरोगेट मदर, सरोगेट मदर। तो यही है कंसेप्ट। इसके लिए इस टेक्निक को हम क्या कह रहे हैं? इस टेक्निक को हम कह रहे हैं मल्टीपल ओव्यूलेशन। मल्टीपल ओव्यूलेशन मतलब क्या है? ये देखो, आपने एफएसएच और एलएच की मदद से बहुत सारा एग निकलवाया। अब ये सारे एम्ब्रियोज जो बने, 2 से 8 एम्ब्रियो बनते, इन एम्ब्रियो को आप क्या करोगे? ट्रांसफर करोगे अलग अलग मदर में। तो इससे फायदा क्या है कि आप कम टाइम में ज्यादा बेबीज प्रोड्यूस कर रहे हो बाय ब्रीडिंग। एक्चुअली आप कर क्या रहे थे? आप तो ब्रीडिंग ही कर रहे थे, है ना? आप तो इनके बीच में ब्रीडिंग करवा रहे थे। तो ब्रीडिंग तभी करते हैं जब हम ऐसे दो पेरेंट लेते हैं जो कि यूजुअली उनके पास कोई ना कोई सुपीरियर क्वालिटी है, तभी हम ब्रीडिंग करते हैं। मदर के पास भी है, फादर के पास भी है, दोनों के पास कोई ना कोई सुपीरियर क्वालिटी है, इसके लिए हम ब्रीडिंग करवाते हैं। सो यहाँ पे ब्रीडिंग करने का पर्पज यही था कि हम चाहते थे कि कम टाइम में ज्यादा बेबी ग्रो हो, वो भी ब्रीड वाले। तो हम ये टेक्निक यूज करते हैं। अब यहाँ पे तुम लोग, मतलब यहाँ पे या तो मेल को नेचुरली मीटिंग करवा सकते हो फीमेल के साथ। अब वो डिपेंड करता है कि फीमेल को इंटरेस्ट है कि नहीं। कई बार क्या होता है कि फीमेल इंटरेस्टेड नहीं रहती है तो मेल के साथ कॉपुलेट नहीं कर पाती। समझ रहे हो?
ये तो हम आर्टिफिशियल तरीके से स्पर्म को फीमेल के अंदर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इसके लिए मैं इसको इंसेमिनेशन कह रहा हूं। मतलब आप इंजेक्शन के थ्रू मेल के टेस्टिस से स्पर्म कलेक्ट करोगे या मेल का सीमन कलेक्ट करोगे और उस स्पर्म को फिर तो आप फीमेल के अंदर बाय इंजेक्शन के थ्रू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में डालोगे। ऐसे भी कर सकते हो, या हो सकता है कि आप दोनों को नेचुरली कॉपुलेट करवा रहे हो, एक एनवायरमेंट में लेके आ गए और आप मेल और फीमेल को नेचुरली कॉपुलेट मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स करा रहे हो, तो भी पॉसिबल है। समझ में आया ये चीज निकिता? यस गरिमा? Yes, sir. इसको नोट डाउन कर लो। हो गया? Yes, sir. ओके। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम जा रहे हैं, दैट इज फिशरीज। तो पॉइंट्स में लिख रहा हूं, जैसे जैसे मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं आप लोग भी लिखते जाइए। हुआ ये? Yes, sir. ओके। यस गरिमा सिया? Yes, sir. हुआ ये चीज? अगर कोई स्पेलिंग नहीं समझ में आ रही तो प्लीज पूछ सकते हो आप लोग। यस निकिता? Yes, sir. हो गया? ठीक है। कीजिए नोट डाउन। Yes, sir. ओके। ओके, इसको नोट डाउन कर लो। वेट अ सेकेंड। Here note down.
Yes, sir. ओके पहले ये नोट डाउन करो। हो गया? Yes, sir. ठीक है तो जो भी डिटेल्स है ये पहले नोट डाउन कर लो, फिर जितने भी हमने लिखा है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। नोट डाउन किया आप लोगों ने? Yes, sir. ओके ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो हमारा अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फिशरीज। और फिशरीज इज एन ऑक्यूपेशन, ये एक काम काज है जिसमें फिश को पालते हैं। पहले तो फिश को पकड़ेंगे, पालेंगे और फिर बेचेंगे। एक रोजी रोटी है, एक रोजी रोटी का जरिया है, समझ रहे हो? तो फिशरी क्या है, हम इंग्लिश में कहते हैं इट इज द रेयरिंग ऑफ फिश। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, फिशरी को एक और नाम से बोल सकते हैं हम, रेयरिंग मतलब पालना। सो इट इज द रेयरिंग ऑफ फिश। तो मेरे को ये बताओ कि फिश को पालने की क्या नौबत आ रही है, क्यों फिश को पालना है और क्या फायदे क्या है फिश के, वो बताइए। सबसे पहले जो लोग वेजिटेरियन है वो लोग भी फिश खरीदते हैं। डेकोरेशन के लिए आपने देखा होगा फिश टैंक, कई लोगों के घर में फिश टैंक होता है। तो फिश टैंक में फिश जो होती है वो डेकोरेशन पर्पस के लिए। तो मार्केट में फिश का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है। दूसरा, फिश को एज अ मीट के तौर पे यूज किया जाता है। मीट, मटन, चिकन, जैसे ये मीट। तीसरा, फिश के एग्स को भी खाया जाता है। फिश के एग्स जो होते हैं उसके भी कई रेसिपीज है, डिलीशियस रेसिपीज है फिश के एग्स का। चौथा, फिश से जो गम निकलता है वो ग्लूज वगैरह बनाने के लिए काम आता है। ग्लूज, गम्स वगैरह बनाने के लिए काम आता है। पांचवा, फिश के लिवर से ऑयल निकलता है जिसे हम कहते हैं फिश ऑयल। नाम सुना है फिश ऑयल का? Yes, sir. Yes, तो sir. फिश ऑयल जो होता है वो बहुत ही गुड क्वालिटी का फैट्स है। और ऐसा फैट जब हम कंज्यूम करते हैं तो ऐसे फैट्स हमारे बॉडी के अंदर के बैड कोलेस्ट्रॉल को रिप्लेस करते हैं। तो फिश ऑयल गुड क्वालिटी का कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल को रिप्लेस करता है हमारे बॉडी के अंदर। छठा, फिश
का जो पार्ट जो हम नहीं खाते, जैसे कि आई, इंटेस्टाइन, उसके फिन्स, टेल, ये पार्ट हम चिकन को, हैन को, काउज एंड बफेलोस को दे सकते हैं खाने के लिए। तो उनके लिए क्या होगा, ये एज अ प्रोटीन सोर्स है ना। और फिश जो है वो न्यूट्रिटिव होती है, काफी न्यूट्रिशनली काफी रिच होती है। आपने देखा है कि फिश आर रिच इन प्रोटीन्स। जितनी भी सी फूड होती है ना, वो प्रोटीन से एकदम रिच होती है। फिश इज क्वाइट रिच इन वाइटामिन लाइक ए, डी, के, ये सारे के सारे फैट सोल्यूबल वाइटामिन है। तो वाइटामिन में काफी रिच है, प्रोटीन्स में काफी रिच है, इजीली डाइजेस्टेबल है, बहुत अच्छे से पच भी जाती है। मतलब चिकन को जितना टाइम लगता है डाइजेस्ट करने में, उससे कम टाइम लगता है फिश को डाइजेस्ट करने के लिए। और फिश के अंदर क्वालिटी प्रोटीन्स होती है और बहुत ही अच्छे क्वालिटी की फैट्स होती है, गुड क्वालिटी का फैट्स है ये। और गुड क्वालिटी का फैट्स या कोलेस्ट्रॉल, देखो दो तरीके के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल। तो फिश के अंदर गुड कोलेस्ट्रॉल है और वो कंज्यूम करने पर वो गुड कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल को रिप्लेस करता है, हटाता है हमारे बॉडी के अंदर। जब भी गुड कोलेस्ट्रॉल आता है तो वो बैड कोलेस्ट्रॉल को हटाता है ब्लड में जहां जहां जमा है। तो इतने सारे मैंने आपको फायदे बताए फिश के। इसके लिए फिश को लोग, इसके लिए कई लोग जो होते हैं वो फिश से रिलेटेड अपना ऑक्यूपेशन स्टार्ट करना चाहते हैं। और फिश जो होता है उसके डिशेस मार्केट में कितने महंगे मिलते हैं। रेस्टोरेंट में अगर आप, पता नहीं वेजिटेरियन हो कि नॉन वेजिटेरियन हो, बट मैं बता रहा हूं कि फिश की जितनी भी डिशेस है रेस्टोरेंट में वो महंगी होती है, जबकि चिकन इतना महंगा नहीं होता। अगर आप देखो 1 kg चिकन 100 रुपीज या 110 kg का आता है, बट फिश अगर आप देखने जाओ तो वो क्वालिटी टू क्वालिटी डिफर होती है। तो फिश जो होती है वो बड़ी महंगी बिकती है। तो कई लोग चाहते हैं कि वो फिश से रिलेटेड ऑक्यूपेशन करे, अपना धंधा, अपना रोजगार फिश से रिलेटेड करे। इसके लिए मैंने बोला रेयरिंग ऑफ फिश। और हम यहाँ पे फिशरीज में हम फिश को पाल रहे हैं क्या क्या ऑब्टेन करने के लिए। सबसे पहले टू ऑब्टेन वाइटामिन लाइक ए, डी, के, फिश ऑयल, वो फिश ऑयल गुड क्वालिटी का कोलेस्ट्रॉल है। देन मैन्योर के तौर पे यूज किया जाता है फिश का जो बचा हुआ पार्ट है, राइट। डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज किया जाता है फिश टैंक। डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज किया जाता है फिश टैंक। ग्लू वगैरह बनाने के लिए काम आता है, जिसे हम फिश ग्लू कहते हैं। तो इतने सारे फिश के फायदे हैं। इवन मीट के तौर पे यूज किया जाता है, तो उसके डिलीशियस डिशेस होती है। ठीक है, ये सारे पर्पस के लिए फिश को पाला जाता है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है डेफिनेशन, ये तो एक डेफिनेशन तुमको याद रखना है, रेयरिंग ऑफ फिश फॉर गेटिंग विटामिन ए, डी, के, फिश ऑयल, मैन्योर। डेकोरेटिव पर्पस मैंने तुमको क्या बोला था, फिश टैंक। इधर साइड में मैं लिख दे रहा हूं, फिश टैंक, फिश ग्लू, मीट वगैरह वगैरह। अब मैंने लिखा है कि ये फिशरी जो है इट इज एन इंडस्ट्री रिलेटेड टू कैचिंग, मतलब पहले पकड़ना, प्रोसेसिंग मतलब पालना, और बाद में मार्केट में बेचना। ये तीनों भी प्रोसेस को हम कहते हैं फिशरी। कैचिंग, जो मछुआरे होते हैं वो समुद्र से या नदी से मछली पकड़ के लाते हैं, तालाब में पालते हैं, उनका नंबर बढ़ाते हैं, साइज में बड़ा करते हैं और फिर मार्केट में बेचते हैं। तो इसी ऑक्यूपेशन को हम फिशरी कहते हैं। अब आप फिश को भी पाल सकते हो या शेल फिश। शेल फिश मतलब जैसे मॉल्यूस्का, उसको शेल होता है, स्नेल, ऑक्टोपस, स्क्विड, प्रॉन्स, लॉबस्टर। मतलब फिशरी में ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ फिशेस मतलब पाइसेस को ही पाल रहे हो। ओनली फिशेस मतलब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ खाली पाइसेस को पाल रहे हो, नहीं।
पाइसिस, आपने किंगडम एनिमलिया पढ़ा है ना, फिश को पाइसिस भी कहते हैं कि नहीं? Yes, sir. तो पाइसिस को पालने के साथ साथ आप बाकी के भी एक्वेटिक एनिमल्स को पाल रहे हो, बाकी के भी एक्वेटिक एनिमल्स को पाल रहे हो। मैंने एक्वेटिक एनिमल्स लिखा है, प्लीज फोकस करिए इसके ऊपर। तो इसके अंदर फिश के साथ साथ मॉलस्का भी आ जाएगा, आर्थ्रोपोडा भी आ जाएगा, जो पानी में रहने वाला आर्थ्रोपोड है, क्रूस्टेशियंस, लॉबस्टर, प्रॉन्स, वो भी आएंगे, ऑक्टोपस भी आएगा जो कि मोलस्का है, शेल वाले स्नेल, स्क्विड्स, ये सब आएंगे फिशरी के अंदर। सिर्फ ये मत समझना कि फिशरी में हम सिर्फ फिश को पाल रहे हैं, हम फिश के साथ साथ एक्वेटिक एनिमल्स को भी पाल रहे हैं। समझ में आ गई बात? ये चीज याद रखना, ये एक्चुअल डेफिनेशन हुआ है। अब फिशरीज के अंदर दो फील्ड है, फिशरीज में दो फील्ड है, एक है एक्वाकल्चर और एक है पीसी कल्चर। एक्वाकल्चर का मतलब होता है पानी में जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सबको आप पाल रहे हो। तो एनिमल के साथ साथ एक्वेटिक प्लांट को भी पालना, वो भी एक्वाकल्चर में आ जाएगा। देखो कल्चर का मतलब होता है ना टू ग्रो, याद रखिए कल्चर का मतलब क्या होता है? टू ग्रो, ग्रो करवाना। तो एक्वाकल्चर, एक्वा मतलब क्या होता है? वाटर। एक्वाकल्चर मतलब आप ऐसा बिजनेस कर रहे हो कि पानी में रहने वाला कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है उसको आप पाल रहे हो और बेच रहे हो। तो यहां पे एक्वेटिक एनिमल्स के साथ साथ एक्वेटिक प्लांट्स भी आ जाएंगे, जो डेकोरेटिव प्लांट्स होते हैं, एक्वेटिक प्लांट होते हैं, ब्रायोफाइटा या अल्गी, ये सब भी आ जाएंगे। देखो यहां पे लिखा हुआ है, आप किसका फार्मिंग कर रहे हो? फार्मिंग मतलब कल्चर, ग्रो किसको किसको कर रहे हो? फिश, क्रूस्टेशियन, मॉलस्का, एक्वेटिक प्लांट्स भी आ गया। देखो तो ये तो और भी ब्रॉड कैटेगरी है। एक्वा कल्चर बोल दिया मतलब सब कुछ, पानी में रहने वाले जितने भी जीव जंतु है उनमें से किसी को भी अगर आप पाल रहे हो और मार्केट में बेच रहे हो तो मैं एक्वा कल्चर बोलूंगा। एक्वा मतलब पानी में। पर अगर मैं पीसी कल्चर बोलता हूं तो आप पर्टिकुलर सिर्फ किसको पाल रहे हो? फिश को पाल रहे हो और बेच रहे हो। तो एक्वा कल्चर अलग टर्म है, पीसी कल्चर एक अलग टर्म है। एक्वाकल्चर का मतलब क्या है? आप कोई भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को पाल रहे हो, वो एक्वेटिक एनिमल भी हो सकता है, एक्वेटिक प्लांट भी हो सकता है। अगर मैं एक्वेटिक एनिमल बोल रहा हूं तो उसमें मॉलस्का हो सकता है, उसमें आर्थ्रोपोडा, क्रूस्टेशियंस, प्रॉन्स, लॉबस्टर, एक्वेटिक प्लांट भी हो सकता है, एक्वेटिक प्लांट में एल्गी भी हो सकता है। पर अगर मैं सिर्फ पीसी कल्चर बोलता हूं तो पीसी से समझ लो, पीसी मतलब पाइसिस, मतलब सिर्फ और सिर्फ फिश को पालना। ये दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आया आपको? बताइए। Yes, sir. ओके, गरिमा, सिया, कोई डाउट? No, sir. ठीक है, फिर आता है टाइप्स ऑफ एडिबल फिश। एडिबल का मतलब होता है खाने वाली फिश। देखो बहुत सारी फिशेज होती है जिसे हम नहीं खा सकते, वो पॉइजनस भी होती है, और कुछ लोग ऐसे भी होती है जो डेंजरस होती है, मतलब तो उनको नहीं खाते। बट कौन सी फिश है जो हम खा सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एडिबल फिश। एडिबल का मतलब है जिन्हें हम खा सकते हैं। तो दो तरीके की एडिबल फिश है, फ्रेश वाटर फिश, मरीन वाटर फिश। मतलब कुछ ऐसी फिशेज है जो मीठे पानी में रहती है, नदी के पानी में, तालाब, पॉन्ड, लेक, उसको हम फ्रेश वाटर फिश बोलते हैं। फ्रेश वाटर मतलब मीठा पानी। तो मीठा पानी कहां पे है? नदी में, पॉन्ड्स में, लेक्स में, वेल्स में, कुएं में, वो सब। मरीन वाटर मतलब क्या? जो सी में रहती है, ओशियंस में रहती है। तो आपको ये लिस्ट याद रखनी है कि ऐसी कौन सी मछलियां है, ऐसी कौन सी फिशेज है जो फ्रेश वाटर में रहती है और उन्हें हम खा सकते हैं। तो ये वो लिस्ट है खाने वाली फिश की जिन्हें हम खाते हैं, फ्रेश वाटर में रहने वाली। और ये मरीन वाटर के अंदर रहने वाली जो फिशेज जिन्हें हम खा सकते हैं। ठीक है, आपको एक बार नाम याद करा दूं। फ्रेश वाटर में अगर हम देखें तो उसमें रोहू है। रोहू हिंदी में कहते हैं, इसका साइंटिफिक नेम भी याद रख लो, इसका साइंटिफिक नेम है लैबियो रोहिटा। लैबियो जीनस है और रोहिटा स्पीशीज है। ठीक है, काटला, ये इसको हम काटला काटला भी कहते हैं। एक दो नाम पॉपुलर है इसके लिए मैं लिख दे रहा हूं।
मागुर को हम कहते हैं क्लैरियस। ठीक है, तो याद रखिएगा ये। कलबासू है, सिंघारा है, ठीक है, मल्ली है, मल्ली भी एक है, वो भी नाम याद रख लीजिए। ठीक है, उसके बाद आता है मरीन वाटर फिशेस। मरीन वाटर में है बॉम्बे डक, जिसका साइंटिफिक नेम है हर्डाइन। ये बॉम्बे डक को इंडिया में कॉमनली बोम्बिल कहते हैं, बोम्बिल, सस्ती होती है ये, बोम्बिल कहते हैं इसे, बोम्बिल। ठीक है, ईल फिश करंट जो प्रोड्यूस करती है, सुना है इसके बारे में? ईल फिश करंट प्रोड्यूस करती है, लगभग 640 वोल्ट तक का करंट प्रोड्यूस कर सकती है ये ईल। सुना है ईल के बारे में कभी? यस, निकिता, No, गरिमा? no, नहीं? sir. किंगडम एनिमिलिया में आपने पढ़ा होगा, कार्टिलेजिनस फिश के अंदर ईल फिश। ठीक है, कोई बात नहीं। सरडाइन, इसे सरडाइन, हिल्सा, पॉम्फ्रेट, इसे हिंदी में पॉपलेट कहते हैं, पॉपलेट फिश, टेस्टी होती है। ठीक है, सरडाइन जो होती है, सैल्मन, ये सारी फिशेस है जिन्हें हम खा सकते हैं। ये लिस्ट आपको याद रखनी है। अब ये तो सेल्फ अंडरस्टैंडेबल है, मतलब सेल्फ बाय हार्ट करने वाली चीज है ये, तो इसमें कुछ ज्यादा समझना नहीं है। आगे बढ़, अब आता है टाइप्स ऑफ फिशरीज। तो दो तरीके की फिशरीज आ रही है, मतलब आप कौन से फिश को पाल रहे हो। ज्यादा करके इनलैंड फिशरी होती है। इनलैंड फिशरी मतलब क्या? आपने इनलैंड फिशरी मतलब जो फिश, यहां पे आप कौन से फिश को पाल रहे हो, फ्रेश वाटर की मरीन वाटर? इनलैंड वाले में फ्रेश वाटर फिश को पाल रहे हो। इनलैंड फिशरी मतलब जो फिश फ्रेश वाटर में रहती है। ठीक है, तो इनलैंड फिशरी दो तरीके का है, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 अगर आप देखोगे तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, पाल नहीं रहे, खाली मछली को पकड़ रहे और मार्केट में बेच रहे हैं। तो बहुत सारे मछुआरे जो है, फिशरीज जो है, हम हिंदी में कोली कहते हैं, कोली, कोली लोग हैं। समुद्र के किनारे जो रहते हैं ना मछुआरे लोग, उन्हें हम कोली कहते हैं, कोली। तो जितने भी मछुआरे ना, बहुत सारे, उनका एक ही काम है, मछलियों को समुद्र से पकड़ना और मार्केट में बेचना। ज्यादा करके मरीन फिशेज वाले वही होते हैं, जो समुद्र के किनारे होते हैं, वो लोग तो मरीन फिशरीज को पकड़ के बेचेंगे। मैं कह रहा हूं कि जो मीठे नदी के पानी के मछली को पकड़ के बेचते हैं, उनको हम इनलैंड फिशरी कहते हैं। फ्रेश वाटर फिशेस को पकड़ के बेचने वालों को इनलैंड फिशरीज कहते हैं, और समुद्र में रहने वाली मछलियों को पकड़ के बेचने वालों को मरीन फिशरीज कहते हैं। इनलैंड फिशरी दो तरीके का है, टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 में क्या है कि यहां पे सिर्फ नदियों, पोखरियों में से, पॉन्ड्स एंड लेक्स में से मछली को केवल पकड़ के मार्केट में बेचा जा रहा है। यहां पे देखो, कैप्चर बाय नेट, नेट मतलब मछली को पकड़ने का जो जाल होता है। सो इट इज कैप्चर बाय नेट फॉलोड बाय, मतलब एक बार जाल से मछली को पकड़ने के बाद या तो उसको खा लिया जाएगा या तो बेच दिया जाएगा। तो ऐसे टाइप के फिशरीज को हम बोलते हैं टाइप 1। ठीक है, मछली के जाल से मछली को पकड़ लेने के बाद या तो उसको खाने के तौर पे यूज किया जाएगा या तो उसको मार्केट में बेचा जाएगा। पर टाइप 2 में क्या है, मछली के जाली से मछली को पकड़ने के बाद उसको दूसरे पॉन्ड में डाला जाएगा, दूसरे बड़ी लेक में डाला जाएगा, ताकि वो बड़ी हो सके साइज में। उसको पाला जाएगा, चारे दिए जाएंगे उसको, ताकि वो साइज में बड़ी हो जाए, और जब वो बड़ी हो जाएगी तब उसको मार्केट में बेचेंगे। तो फर्क क्या है, यहां पे कैच कर रहे, पकड़ रहे और सेल कर रहे। मैं यहां पे लिख देता हूं, यहां पे क्या कर रहे हैं, यहां पे सिर्फ कैचिंग एंड सेलिंग कर रहे हैं। और यहां पे क्या कर रहे हैं, पकड़ रहे, पाल रहे और फिर बेच रहे। तो मैं यहां पे लिखूंगा कैचिंग, कल्चरिंग, कल्चरिंग मतलब उनको ग्रो कर रहे हैं,
जिसको हम प्रोसेसिंग भी कहते हैं, और फिर सेलिंग। बोलो समझ में आया ये? Yes, sir. बस यही था। और इधर ये भी लिख दे रहा हूं कि इसका मतलब होता है रेयरिंग ऑफ फ्रेश वाटर फिश। ठीक है, वैसे रेयरिंग वर्ड तो यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि वो फिर इसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, बट यहाँ पे मैं सिर्फ इनलैंड फिशरी, तो मैं बाजू में सिर्फ फ्रेश वाटर लिख दे रहा हूँ। चलिए, ठीक है। इसे लिख लीजिए। अब ये वाला कंसेप्ट देखिए, यहां पे जैसे कि मैंने आपको कहा था कि टाइप 2 वाला फिशरी कैसे करते हैं, ये पर्टिकुलरली मैं आपको कौन सा पढ़ा रहा हूं, टाइप 2 वाला। ठीक है, टाइप 2 वाला पढ़ा रहा हूं। तो इसमें क्या किया जाता है, देखिए ये दो फिश है जिसमें हो सकता है कि एक मेल है और एक फीमेल है। साइन भी बना देते हैं, चलिए मान लेते हैं कि ये मेल है और ये फीमेल है। ऐसे बहुत सारी मेल और फीमेल होगी। तो उनको पकड़ा गया है, पहले कैच किया है, पकड़ा है। पकड़ने के बाद इनके अंदर हॉर्मोन्स डाला जाएगा, एफएसएच और एलएच, जिसको हम दोनों को जीएनआरएच भी कहते हैं। जीएनआरएच का मतलब होता है गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। मैंने आपको रिप्रोडक्शन में पढ़ाया था, जीएनआरएच गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन कहते हैं इसको। तो ये एफएसएच और एलएच दोनों हार्मोन इंजेक्ट किया जाएगा इस फिश में भी और इस फिश में भी। मुझे रीजन बताइए क्यों डाला गया इसमें एफएसएच और एलएच, बताइए निकिता, गरिमा, सिया। Ovulation. ताकि मल्टीपल ओव्यूलेशन हो सके इनके अंदर और इसमें मल्टीपल स्पर्म बन सके। मेल में बहुत सारे स्पर्म बनेंगे और फीमेल में बहुत सारे एग बनेंगे, और ये दोनों भी फिश को बाद में किसी एक छोटे से पॉन्ड में डाल देंगे, और उस पॉन्ड को हम कहते हैं हप्पा। ये पॉन्ड के नाम है, हप्पा, हैचरी, नर्सरी पॉन्ड, रेयरिंग पॉन्ड, स्टॉकिंग पॉन्ड। बस धीरे धीरे ना वो पॉन्ड का साइज बड़ा होते जा रहा है। मेरे डायग्राम में तो नहीं दिख रहा है, बट आपको समझना है कि जैसे जैसे एक पॉन्ड से दूसरे से तीसरे पॉन्ड में जा रहे हैं, वो पॉन्ड का साइज क्या होते जा रहा है, बड़ा होते जा रहा है। ये क्यों हम कर रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे फिश की हाइट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसे थोड़ा ज्यादा स्पेस चाहिए, तो हम पॉन्ड का साइज भी बढ़ाते जा रहे हैं। अब क्या किया कि इसके अंदर एफएसएच और एलएच डाला, इसमें भी डाला, और दोनों भी फिश को एक पॉन्ड में डाल दिया जिसे हम हप्पा कहते हैं। अब ये हप्पा के अंदर वो फिशेस ग्रो होंगी और वो देगी अंडे। वो फिशेस दोनों मतलब आपस में मीटिंग करेंगी और वो अंडे देंगे, फर्टिलाइज एग होगा वो। ठीक है, अब ये फिशेस ने क्या दिया, अंडे दिए। मैंने आपको कहा था कि फिश के अंडे भी काफी न्यूट्रिटिव होते हैं, है कि नहीं? उसके अंडे भी काफी न्यूट्रिटिव होते हैं का मतलब क्या है कि वो भी बहुत सारे डिशेस में यूज की जाती है बनाने में। अब ये हप्पा से अंडों को निकाल के हम किस में डालते हैं, हम डालते हैं इसको हैचरी में। इसको हैचरी क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे अंडा फूटेगा और बेबी वाली फिश बाहर आएगी। हैचरी, हैचिंग का मतलब क्या होता है, अंडा फूटना। तो ये अंडा देखो फूटेगा और इसमें से बेबी फिश बाहर आएगी। इसमें से बेबी फिश देखो बाहर आ रही है। ये छोटी सी बेबी फिश, छोटी छोटी बेबी फिश बाहर आ रही है। समझ रहे हो? हैचरी क्यों बोला, हैचिंग का मतलब क्या होता है, अंडे का फूटना। तो यहाँ पे सारे अंडे फूटेंगे और यहाँ पे बहुत सारी बेबी फिशेज होंगी।
ठीक है, बेबी फिशेज है। अब ये बेबी फिशेज को हैचरी से निकालकर हम इनको डालेंगे किसमें, नर्सरी पॉन्ड में डालेंगे। और नर्सरी पॉन्ड में डालने पर जब ये बेबी फिश का लेंथ थोड़ा लंबा हो जाएगा, 4 से 6 इंच का हो जाएगा, कितना, 4 to 6 इंच की जब ये फिशेज हो जाती है, तब इन्हें हम कहते हैं फिंगरलिंग्स। समझो सिर्फ मेरी बात को, मैं यहां पे ऑरेंज कलर से लिखता हूं, अब ज्यादा बेटर समझ में आएगा। यहां पे क्या आए, अंडे आए, फिश के एग्स। हैचरी में क्या हुआ, एग रप्चर हुआ, अंडा फूटा और बेबी फिश बाहर आई। उस बेबी फिश को हम कहते हैं फ्राइज। ये बेबी फिश को हम क्या कहते हैं, फ्राइज कहते हैं, इसको और इसको फ्राइज कहते हैं। फिर ये फ्राइज जब थोड़ी बड़ी हो जाती है, तब इसको हम निकाल के नर्सरी पॉन्ड में डालते हैं, और नर्सरी पॉन्ड में ये और बड़ी होती है, और जब इसका लेंथ 4 से 6 इंच का हो जाता है, तब हम इसे फिंगरलिंग्स कहते हैं। मैंने लिखा भी है, इसे हम क्या कह रहे हैं इस समय, फिंगरलिंग्स। और जब ये और बड़ी हो जाएगी, तब इसको यहां से निकालकर रेयरिंग पॉन्ड में डालेंगे, और रेयरिंग पॉन्ड से फाइनली किस में डालेंगे, स्टॉकिंग पॉन्ड में डालेंगे। और स्टॉकिंग पॉन्ड में जब इसका साइज लगभग 15-16 इंच का हो जाता है, तब हम इसे मार्केट में सेल करते हैं, या 10-12 इंच का हो जाता है तब मार्केट में सेल करते हैं। बोलो, समझ में आ रहा है आपको? यस सर। मैं एक बार वापस से रिपीट करता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। देखिए, पहले तो तुम लोग पॉन्ड के नाम याद रख लो। इसे हप्पा कहेंगे, हैचरी। हैचरी क्यों, क्योंकि इधर अंडा फूटेगा। हप्पा में हम फिश डाले और उन्होंने अंडे दिए, वो अंडे को निकाल के इसमें डालोगे तो वो अंडा फूटेगा और बेबी फिश निकलेंगी। फिर वो बेबी फिश को निकाल के इधर डालोगे, इसको हम नर्सरी पॉन्ड कहते हैं। नर्सरी के बाद रेयरिंग पॉन्ड और फिर स्टॉकिंग पॉन्ड। पहले तो पॉन्ड के नाम याद रख लो, हप्पा, हैचरी, नर्सरी, रेयरिंग पॉन्ड, स्टॉकिंग पॉन्ड, ये 5 पॉन्ड है। अब क्या हुआ, मैंने मेल और फीमेल फिशेस के अंदर हार्मोन डाला और दोनों को डाल दिया पानी में रिप्रोड्यूस करने के लिए, तो उन्होंने अंडे दिए। उसके अंडों को निकाल के मैंने हैचरी में डाला, हैचरी में अंडे फूटे और वहां से बेबी फिशेस निकली, जिसे हम क्या कहते हैं, फ्राइज। क्या कहते हैं इसे, फ्राइज कहते हैं। फिर वो फ्राइज को निकाल के हमने किस में डाला, नर्सरी पॉन्ड में डाला। वहां पे वो थोड़ी और बड़ी हो गई, साइज में हो गई 4 to 6 इंच की, तब हमने इसे क्या कहा, फिंगरलिंग। क्या कहा इसे, फिंगरलिंग्स। और बड़ी होने पर तब हमने इसे निकाल के रेयरिंग पॉन्ड में डाला, और फाइनली रेयरिंग पॉन्ड से किसमें डाला, स्टॉकिंग पॉन्ड में डाला। और इस तरह से हमने उस फिश को पाला, और पालने के बाद तब हम मार्केट में बेच रहे हैं। तो ये टाइप 1 आया कि टाइप 2 आया, टाइप 2 वाला आया, इसके लिए मैं इसे टाइप 2 कह रहा हूं। इज दैट क्लियर, बताइए। यस सर। ओके, याद रखिएगा, यही ऑर्डर और सीक्वेंस पूछते हैं एग्जाम के अंदर। फिशरीज में यही सब पूछने वाले, ज्यादा कुछ नहीं, और नहीं आएगा। और मैंने आपको बताया कि फिशिंग करने का क्या मेन पर्पस है, मीट के लिए, डेकोरेटिव पर्पस के लिए। कई लोग अपने घर में फिश टैंक रखते हैं, ग्लू से जो उसके गम्स बनते हैं, उसका फिश ऑयल जो होता है वो मेडिसिन वगैरह बनाने के लिए काम आता है, वाइटामिन बनते हैं, बहुत सारे प्रोटीन सोर्स है, और मैन्योर वगैरह बनाने के लिए भी काम आता है। ठीक है, मैन्योर वगैरह भी बनाने के लिए काम आता है फिश, क्योंकि फिश का जो मैंने आपको कहा था कि जो पार्ट हम नहीं खाते उसे हम खाद वगैरह बनाने के लिए काम आएगा, या हम किसी एनिमल को देंगे एज अ प्रोटीन सोर्स होगा उसके लिए। चिकन और हैन को देंगे आईज एंड उसके इंटेस्टाइन एंड टेल, ताकि वो जल्दी जल्दी साइज में ग्रो हो सके। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। अब यहां पे मैंने बताया इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, कि फिश का क्या क्या इंपॉर्टेंस है। जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था आप लोगों से कि मील, फिश मील, मील नहीं बोलना चाहिए, मीट बोलना चाहिए। फिश का मीट, मांस, तो उसके जो मांस होते हैं, आपको मैंने पहले कहा इट इज रिच इन प्रोटीन। फिश के अंदर जो प्रोटीन की क्वालिटी है ना, वो बाकी के किसी एनिमल में तुमको नहीं मिलेगी, जो क्वालिटी फिश के अंदर है, क्योंकि फिश के अंदर कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन है।
मतलब वो सारे अमीनो एसिड्स होते हैं जो एक प्रोटीन को बनने के लिए चाहिए। मेरा तुम लोगों से क्वेश्चन है कि जरा मुझे बताइए कि एक प्रोटीन को बनने के लिए कितने टाइप के अमीनो एसिड चाहिए। ये क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल्स का है, 11th स्टैंडर्ड के चैप्टर का ही है, प्रोटीन सेक्शन में से पूछ रहा हूं मैं। सर 20। वेरी गुड, 20 टाइप्स के अमीनो एसिड चाहिए होते हैं, जिसमें से 8 अमीनो एसिड हमारे बॉडी में नहीं बनते, तो वो हमको डाइट से ही चाहिए, उसको हम बोलते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड। समझ रहे हो? एक प्रोटीन जो कुछ अमीनो एसिड हमारे बॉडी में बनते हैं, तो वो अगर हमको फूड से या खाने से नहीं मिलेगा तो भी चल जाएगा, तो उसे हम कहते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। और जो हमारे बॉडी में नहीं बनते तो वो जरूरी है फूड से मिले, उन अमीनो एसिड्स को हम कहते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो एक प्रोटीन को बनने के लिए एसेंशियल भी चाहिए और नॉन एसेंशियल भी चाहिए, और फिश के अंदर ये दोनों भी टाइप के अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है, एसेंशियल भी और नॉन एसेंशियल भी। इसके लिए फिश को हम कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन कहते हैं। याद रखना, मैं इधर लिख दे रहा हूं एक पॉइंट, इट्स अ कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन। कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन फूड है ये। इसके लिए फिश मार्केट में फिश से रिलेटेड जो डिशेस मिलती है बड़ी महंगी मिलती है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है इट्स अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर कैटल्स एंड पोल्ट्री। मतलब अगर हम चाहते हैं कि गाय और भैंस जल्दी जल्दी बड़ी हो जाए, या चिकन एंड हैन जल्दी ग्रो हो, उनकी अच्छे क्वालिटी के अंडे हो, अच्छे क्वालिटी के दूध हो, तो याद रखना जो आप खिलाओगे वैसे ही क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाने वाले हैं वो। तो अगर चारे में कुछ ऐसे मिक्स करके दे रहे हो आप, तो सीधी सी बात है कि उनका ग्रोथ भी अच्छा होगा। तो इसको एज अ मीट के तौर पे दिया जाता है, या फीड के तौर पे दिया जाता है फिश को टू कैटल। कैटल मतलब इसमें काउज एंड बफेलो आ जाते हैं, और पोल्ट्री मतलब वही बर्ड्स, हैन, डक, गीस, चिकन, वो सारी चीजें आ जाती है। उनको भी दे सकते हैं क्योंकि रिच इन प्रोटीन है। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम दी वेस्ट सच एज, मतलब जो फिश का जो पार्ट हम जरा भी नहीं खाते, जैसे कि उसका टेल, फिन्स एंड इंटेस्टाइन, वो भी हम यहाँ पे एज अ फीड के तौर पे दे सकते हैं इन एनिमल्स को, कैटल एंड पोल्ट्री को दे सकते हैं हम। मैंने तुम लोगों को पढ़ाया भी था कि फिश का इंटेस्टाइन, विंग्स, उसका जो टेल है, फिन्स है, वो सब हम नहीं खाते उसको, तो वो हम कैटल एंड पोल्ट्री को दे देंगे, या वो खाद बनाने के लिए भी काम आ जाएगा, मैन्योर। ठीक है। दूसरा आता है फिश ऑयल। मैंने आपको कहा था कि फिश के लिवर से ऑयल निकलता है जिसको हम कहते हैं फिश ऑयल। ये फिश ऑयल जो होता है, ये है क्या? ये एक टाइप का ओमेगा 3 अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। ओमेगा 3 अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एक टाइप का HDL है। HDL मतलब हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो होता है, ये क्या आता है? ये गुड कोलेस्ट्रॉल बनाने के लिए काम आता है। गुड कोलेस्ट्रॉल बनाने के लिए काम आता है ये, जो कि उल्टा बैड कोलेस्ट्रॉल को रिप्लेस करेगा। ये S है ये, ठीक है, ये S है। तो HDL मतलब हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल बनाने के लिए काम आता है, जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल को उल्टा रिप्लेस करता है। इसके लिए मैंने कहा था कि जो लोग फिश खाते हैं वो लोग बहुत हेल्दी होते हैं, उनको हार्ट रिलेटेड डिजीज होने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। यस, हार्ट अटैक आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि फिश ऑयल के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड है। ओमेगा 3 फैटी एसिड गुड कोलेस्ट्रॉल बनाने के लिए काम आता है, जो बॉडी में डिपॉजिट हुए बैड कोलेस्ट्रॉल को रिप्लेस करता है, मतलब फ्यूचर में हार्ट अटैक आने के चांसेस को कम करता है। इसके लिए रिसर्च में यह पाया गया है कि जो फिश कंज्यूम करने वाले लोग हैं उनमें हार्ट अटैक के चांसेस कम देखे जाते हैं। इवन फिश के अंदर क्रिएटिन वगैरह भी होते हैं, जो कि हेल्दी होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन उसके लिए। और फिश के अंदर फैट सोल्यूबल विटामिन है, A, D और K, ये फैट सोल्यूबल विटामिन है, A, D। आपको पता है विटामिन 6 होते हैं, A, B, C, D, E और K, जिसमें से सिर्फ B और C ही वाटर सोल्यूबल है। बाकी के चारों जो है A, D, E और K, वो फैट सोल्यूबल है, A, D, E और K। ठीक है। तो ये यहाँ पे हमने बताया कि फिश ऑयल में बहुत सारे गुड क्वालिटी के विटामिन प्लस फैटी एसिड्स होते हैं, जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल बनाते हैं। इसके लिए मार्केट में आपने देखा होगा, मेडिसिन लेने जाओ तो आप फिश ऑयल लेने के टाइम पे आप बोलते हो कॉड लिवर फिश ऑयल चाहिए,
तो वो कॉड लिवर फिश ऑयल इज नथिंग बट कॉड इज अ नेम ऑफ अ फिश, उसके लिवर से ऑयल एक्सट्रैक्ट किया गया होता है। इवन फिश ऑयल, मैकरल, सैल्मन और शार्क, इन सब के लिवर से भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है फिश ऑयल। मतलब जो फिश ऑयल मिलता है वो ज्यादा करके शार्क, मैकरल और सैल्मन, ये सबके फिश के लिवर से एक्सट्रैक्ट किया गया होता है ऑयल। इन सबके लिवर से जो ऑयल निकलता है उसे फिश ऑयल कहते हैं। तो वो भी पर्टिकुलरली कोई भी फिश नहीं, स्पेसिफिक फिशेज होती है जिनके लिवर से वो ऑयल एक्सट्रैक्ट किया गया रहता है। मैकरल करके याद रखिए, मैं इधर आप लोगों के लिख दे रहा हूं, मैकरल, जो फिश ऑयल एक्सट्रैक्ट किया गया है वो मैकरल है, मैकरल। इवन शार्क भी है, मैकरल एंड शार्क। ठीक है, याद रहेगा ये? यस निकिता? Yes, sir. उसके बाद एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, लार्वीवोरस। लार्वीवोरस मतलब लार्वे को खाने वाला। लार्वा, और पता है ना लार्वा और एडल्ट, किंगडम एनिमल में पढ़ा होगा लार्वा। तो मस्कीटो Yes, का जो sir. लार्वा होता है, यस, मस्कीटो का लार्वा, उनको खा जाती है फिश। इसके लिए कहा जाता है कि बारिश में जहां जहां पे पानी जमा है, पानी जमा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मच्छर के जो लार्वे होते हैं वो उसी पानी में पैदा होते हैं, उसी पानी में पलते और बढ़ते हैं और बाद में बड़े होके काटते हैं। इसके लिए बारिशों में कहा जाता है कि जहां जहां पे स्टैग्नेंट वाटर है, स्टैग्नेंट वाटर मतलब जहां जहां पर पानी जमा है उन जगहों पर पानी जमा होने नहीं देना चाहिए, वरना मस्कीटो के लार्वे ग्रो होंगे। अब क्या होता है कि तालाब वगैरह में ज्यादा करके जो फिश ग्रो होती है उसका नाम है गैम्बूजिया फिश। गैम्बूजिया फिश पर्टिकुलरली मस्कीटो के लार्वे को खा जाती है। तो ये कहीं ना कहीं मलेरिया और डेंगू होने से बचा रही है ये फिश, क्योंकि डेंगू और मलेरिया तो मच्छर के बाइट करने से होता है। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, येलो फीवर, ये सब जो बीमारी है ये सब मच्छर के बाइट करने से होता है, और ये फिश मच्छर के लार्वे को खा जाती है। इसके लिए हमने कहा है कि बहुत सारी फिशेस तो मस्कीटो लार्वीवोरस है। लार्वीवोरस मतलब लार्वे को खाने वाली, वो भी किसके लार्वे को? मस्कीटो के लार्वे को खाने वाली। ठीक है, बहुत सारी फिशेस तो मस्कीटो के लार्वे को खाने वाली फिशेस होती है। एग्जाम्पल आपको याद रखना है, गैम्बूजिया फिश। ठीक है, याद रहेगा ये चीज? वही मैंने लिखा है, डिजीज लाइक मलेरिया, डेंगू, येलो फीवर कंट्रोल किया जा सकता है अगर हम बारिश में, नदियों में या तालाब में या पोखरी में, लेक्स में, पॉन्ड्स में ये फिश को ग्रो करे, गैम्बूजिया। तो गैम्बूजिया फिश ज्यादा करके फिश के ये मस्कीटो के लार्वे को खा जाएगी। ठीक है, विगलर कहते हैं मस्कीटो के लार्वे को। मस्कीटो के लार्वे को क्या कहते हैं? विगलर। ये तुम्हारा किंगडम एनिमेला का एक पार्ट थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूं, इसे विगलर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, और यहां पे लास्ट है एम्प्लॉयमेंट, कि फिशरी करने से एक रोजगारी पैदा होती है। जितने भी भारत में कोस्टल एरियाज है, कोस्टल एरिया मतलब समुद्री तट के पास जितनी भी हमारे कोस्टल लाइन में जो जितने भी रीजन्स आती है, पूरा गुजरात के दीव दमन से लेकर महाराष्ट्र, गोवा, केरला, तमिलनाडु, राइट, यहां से ओडिशा से वेस्ट बंगाल तक कोस्टल लाइन है। तो ये कोस्टल लाइन में जितने भी गांव वगैरह है, रूरल एरियाज है, वहां के लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिली है, वहां के लोगों को एक चांस मिला है कि वो लोग फिशरी कर सकते हैं, फिशिंग कर सकते हैं। और फिशिंग, और पता है कि फिशरीज लोग जो होते हैं वो काफी अमीर होते हैं, रिच भी होते हैं, क्योंकि मैंने क्या कहा, फिशेज मार्केट में ऐसे 100-150 में नहीं बिकती है, 800, 900, थाउजेंड्स में बिकती है। तो जो लोग सी में काम करते हैं वहां पे जाके फिश को पकड़ के मार्केट में बेचते हैं, दे अर्न वेरी गुड अमाउंट, बहुत ही अच्छा पैसा कमाते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा ऑक्यूपेशन है, बट थोड़ी सी लाइफ रिस्क वाली होती है, क्योंकि जो लोग मरीन कैचिंग करते थे उनको स्विमिंग आना चाहिए और उनको सब पता होना चाहिए कि कब बारिश होने वाली है, कब किधर क्या हवा चलने वाली है, कौन सी फिश कब कहाँ आती है, कैसे होता है। तो दे शुड हैव अ बेसिक नॉलेज, और थोड़ी सी एक लाइफ रिस्क पे भी होती है। सो ये एक जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है इंडिया के रूरल एरियाज में, इवन कोस्टल एरियाज में। रूरल एरियाज में मतलब जहां पे
कोस्टल नहीं है, जहां पे सी नहीं है वहां पे भी फिशरी किया जा सकता है। आर्टिफिशियल लेक बना के वहां पे फिश को पाला जाएगा, नर्सरी बनाया जाएगा और उनको फिर मार्केट में बेचा जाएगा। ठीक है, अब यहां पे आपको कुछ रिवॉल्यूशन याद रखनी है, जैसे कि सिल्वर रिवॉल्यूशन क्या होता है, मैसिव इंक्रीज ऑफ लेयर फॉर एग प्रोडक्शन। देखो ग्रीन रिवॉल्यूशन तुम लोग ने सुना है, प्लांट ज्यादा ग्रो करना है, ज्यादा से ज्यादा क्रॉप्स ग्रो करना है, उसको ग्रीन रिवॉल्यूशन बोलते हैं। उसका फादर कौन था, नॉर्मनी बोरलॉग। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन तुम लोग ने पढ़ा है कि इसमें प्लांट ब्रीडिंग किया था, जिसको हम हाइब्रिडाइजेशन बोल रहे थे, हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक बोल रहे थे आप, नॉर्मनी बोरलॉग। याद आ रहा है? Yes, sir. हाइब्रिडाइजेशन बाय नॉर्मनी बोरलॉग, ये तुमने पढ़ा हुआ है। आपको कुछ कुछ रिवॉल्यूशन के नाम याद रखने हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ब्लू रिवॉल्यूशन। क्यों बोलते हैं? क्योंकि सरकार ने सोचा कि अरे फिश इतनी महंगी है, इतना सारा बेनिफिट्स है, तो फिश को भी ज्यादा से ज्यादा ग्रो किया जा सके और फॉरेन कंट्रीज में बेचा जा सके। तो आज के डेट में इंडिया एक मेजर एक्सपोर्टर कंट्री है फिश का। यस, इंडिया एक मेजर एक्सपोर्टर कंट्री है फिश का, और इंडिया फिश को एक्सपोर्ट करता है, जिससे हमारी इकोनॉमी में काफी सुधार आया है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि हम फिशरीज को ज्यादा प्रमोट करेंगे, ज्यादा फिशेस को ग्रो करवाएंगे। तो ये था एक ब्लू रिवॉल्यूशन। ब्लू रिवॉल्यूशन वर्ड आया क्योंकि वाटर का कलर यूजुअली स्काई ब्लू टाइप दिखता है, इसलिए ब्लू रिवॉल्यूशन बोला। दैट इज द रैपिड प्रोडक्शन ऑफ फिश एंड मरीन प्रोडक्ट्स। इसको रैपिड प्रोडक्शन ऑफ फिशेस को बोला ब्लू रिवॉल्यूशन, रैपिड प्रोडक्शन ऑफ प्लांट को बोला ग्रीन रिवॉल्यूशन, रैपिड प्रोडक्शन ऑफ मिल्क को बोला व्हाइट रिवॉल्यूशन, क्योंकि मिल्क का कलर व्हाइट है। ये ऑपरेशन फ्लड भी बोला गया क्योंकि दूध जो है वो भी बहुत न्यूट्रिशनस है, और इंडिया एक मेजर एक्सपोर्टर है मिल्क का, एग्स का, वेजिटेबल्स का, फिश का, ऑयल का। तो ऑयल के मैसिव प्रोडक्शन को हम कहा गया येलो रिवॉल्यूशन। तो ये कलर के बेसिस पे दिया गया क्योंकि ऑयल यूजुअली अपीयर्स येलो इन कलर। तो ऑयल के मैसिव प्रोडक्शन को येलो रिवॉल्यूशन, प्लांट के मैसिव प्रोडक्शन को ग्रीन रिवॉल्यूशन, मिल्क के मैसिव प्रोडक्शन को कहा गया व्हाइट रिवॉल्यूशन, और फिशेज एंड एक्वेटिक एनिमल्स के मैसिव प्रोडक्शन को कहा गया ब्लू रिवॉल्यूशन, एंड फाइनली एग के मैसिव प्रोडक्शन को कहा गया सिल्वर रिवॉल्यूशन। एग को प्रोड्यूस करने वाले कौन होते हैं? ब्रॉयलर की लेयर। बताइए, ब्रॉयलर होता है कि लेयर्स होता है? लेयर्स होते हैं, लेयर्स। ब्रॉयलर्स तो मीट पर्पस के लिए यूज किया जाता है। याद आ रहा है कुछ? मैं जब तुमको पोल्ट्री फार्मिंग पढ़ा रहा था। Yes, sir. हाँ, तो ब्रॉयलर मीट पर्पस के लिए यूज किया जाता है, जबकि लेयर्स एग के लिए यूज किया जाता है। तो वो जो व्हाइट लेगॉन था वो एक टाइप का लेयर था जो कि अंडे देता था बहुत सारे। तो ये था आज का टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एपीकल्चर। यस, विल डू एपीकल्चर, जो कि थोड़ा बड़ा है और थोड़ा सा डिटेल में है, इंटरेस्टिंग है। और एक टॉपिक और है लैक कल्चर और सेरिकल्चर। ये फिनिश करने के साथ हम ये चैप्टर फिनिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। संडे को मेरा लेक्चर है आप लोगों को 2 बजे के, तभी हम मिलेंगे। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। ये जो आपने नोट्स है वो ऑलरेडी लिख लिए, बट फिर भी मैं आपको पीडीएफ नोट्स भेज दूंगा। ये रिवॉल्यूशन सिर्फ आपको याद रखना है कि कौन सा रिवॉल्यूशन क्या इंडिकेट करवाता है, और ये अपने अपने दौर में था। जैसे कि तुम लोग को पता है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन एक ऐसा पीरियड था 1940 से लेकर 1980। ये 40 साल जो था वो एक ग्रीन रिवॉल्यूशन था कि इन 40 साल में इंडिया ने व्हीट एंड राइस प्रोडक्शन में ट्रिपलेट लाया। वैसे ही एक दौर में मिल्क को ज्यादा प्रोड्यूस करवाया गया, एक दौर में फिश को बहुत प्रोड्यूस करवाया गया, एक दौर में एग को बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करवाए गए। ये सब क्यों करवाए गए? ताकि इंडिया के इकोनॉमी में सुधार आ सके, भारत की जनसंख्या की जो खाने की जो आबादी है जितनी भी है उनको फुलफिल किया जा सके। क्योंकि अगर इंडिया सिर्फ एग्रीकल्चर पे बेस्ड होता तो इंडियन फार्मर्स इतना क्रॉप्स ग्रो नहीं कर पाते हमारे इंडिया के पॉपुलेशन के फूड रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। इसके लिए गवर्नमेंट ने एनिमल सेक्टर पे भी ध्यान दिया, ताकि कई लोग एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट भी कंज्यूम करते हैं अपने डेली डाइट में, तो वो एक बैलेंस बना रहेगा। और यहां से ही टॉपिक आया एनिमल हस्बेंड्री। बताइए, समझ में आया आप लोगों को? Yes, sir.